बिहार की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, नीतीश कुमार को कभी कमजोर मत समझो। जब जब लगा कि उनका राजनीतिक खेल खत्म हो गया है, तभी उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि विरोधी भी हैरान रह गए। आज फिर वही सवाल सामने है, नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा आखिर किसके लिए है? क्या ये जेडीयू के लिए नई ऑक्सीजन है? क्या ये बीजेपी के लिए तैयार की गई नई सियासी पिच है, या फिर ये वही पुरानी नीतीश शैली है जिसमें पिच कोई और तैयार करता है लेकिन बैटिंग अंत में वही करते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय अपनी स्मृति यात्रा के अंतिम चरण में हैं। सतह पर ये यात्रा विकास योजनाओं की समीक्षा और सरकारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश दिखाई देती है, लेकिन राजनीतिक नज़र से देखें तो ये बिहार की आने वाली सत्ता की पटकथा लिखने की प्रक्रिया भी लगती है, क्योंकि पहली बार साफ संकेत मिला कि नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए दिल्ली की राजनीति में जाने वाले हैं। यानी लगभग 2 दशक तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नेता अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि नीतीश दिल्ली जाएंगे या नहीं। असली सवाल ये है कि उनके बाद बिहार की सत्ता का असली वारिस कौन होगा। यहीं से स्मृति यात्रा की असली सियासी कहानी शुरू होती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये यात्रा 3 स्तरों पर खेली जा रही है। पहला, जेडीयू के संगठन और वोट बैंक को फिर से सक्रिय करना। दूसरा, बीजेपी के साथ सत्ता संतुलन बनाए रखना। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, भविष्य के नेतृत्व के लिए ज़मीन तैयार करना। जेडीयू के भीतर लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा। अब पहली बार उनके बेटे निशांत कुमार सार्वजनिक रूप से सक्रिय दिखाई देने लगे। पार्टी के कई कार्यकर्ता चाहते थे कि उन्हें विधान परिषद के रास्ते सरकार में लाया जाए और आगे चलकर उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे में ये यात्रा सिर्फ नीतीश कुमार की विदाई नहीं, बल्कि निशांत कुमार की राजनीतिक लॉन्च की भूमिका भी बन सकती है। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प संकेत है। बिहार में अभी 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन स्मृति यात्रा में लगातार एक ही चेहरा नीतीश कुमार के साथ दिखाई देता है। वो चेहरा सम्राट चौधरी हैं। सवाल उठता है कि अगर सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं तो यात्रा में हमेशा सम्राट चौधरी ही क्यों दिखते हैं? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था है या इसके पीछे गहरा राजनीतिक संदेश? सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे हैं और उन्हें लंबे समय से संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में भी देखा जाता रहा है। ऐसे में ये भी संभव है कि नीतीश कुमार उन्हें साथ रखकर बीजेपी को ये संदेश दे रहे हैं कि सत्ता का ट्रांजिशन अगर होगा तो उसमें सामाजिक संतुलन का भी सवाल उठेगा। यहीं पर बिहार की राजनीति का सबसे पुराना फॉर्मूला सामने आता है, लवकुश राजनीति। इस शब्द का इस्तेमाल उस सामाजिक समीकरण के लिए किया जाता है जिसमें कुर्मी और कोयरी यानी 2 बड़े पिछड़े वर्गों को साथ लाकर राजनीतिक संतुलन बनाया जाता है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं और सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय के बड़े चेहरे माने जा रहे हैं। अगर दोनों साथ दिखाई देते हैं तो ये सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकेत भी हो सकता है। यानी नीतीश कुमार शायद ये दिखाना चाह रहे हों कि बिहार की सत्ता में पिछड़े वर्गों का संतुलन बना रहना चाहिए। लेकिन राजनीति में एक और दिलचस्प थ्योरी चल रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ वही खेल खेल रहे हैं जो बीजेपी अक्सर अपने सहयोगियों के साथ खेलती है। यानी ऊपर से गठबंधन मजबूत दिखना, लेकिन नीचे से राजनीतिक जमीन को इस तरह तैयार करना कि दूसरे खिलाड़ी भी मजबूत बने रहें। क्योंकि बिहार की राजनीति में अभी असली मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच बनता दिखाई दे रहा है। अगर जेडीयू धीरे धीरे कमजोर होती है तो राजनीति धीरे धीरे 2 ध्रुवों में बढ़ सकती है। ऐसे में ये भी संभव है कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा के जरिए ऐसी जमीन बना रहे हैं जिसमें आरजेडी भी मजबूत बनी रहे और बीजेपी पूरी तरह प्रभुत्व में ना आ सके। इस संदर्भ में कुछ पुरानी घटनाएं भी याद आती हैं। उदाहरण के लिए, जब सीमांचल में एआईएमआईएम के विधायक जीत कर आए थे तो बाद में वो धीरे धीरे आरजेडी में शामिल हो गए और उस समय राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी थी कि इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीतिक चुप्पी भी एक कारण थी, क्योंकि इससे बीजेपी का समीकरण कमजोर होता था। हाल ही में एक और दिलचस्प घटना हुई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुलाकात एआईएमआईएम के नेता अख्तर उल इमान से हुई।
राजनीतिक विश्लेषक इसे 2025 के बाद बनने वाले नए समीकरणों की तरफ संकेत मान रहे हैं। अगर सीमांचल में मुस्लिम वोट एकजुट होते हैं तो आरजेडी मजबूत होती है, तो इससे बीजेपी के लिए 5वीं सीट का समीकरण भी मुश्किल में आ जाता है। यानी सवाल ये भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ जेडीयू या बीजेपी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बिहार की पूरी राजनीतिक शतरंज को संतुलित रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पिछले 20 साल में उनकी राजनीतिक इतिहास को देखें तो यह रणनीति नई नहीं है। 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंप दी। उस समय लगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने मांझी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली और 2015 में महागठबंधन के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। 2017 में उन्होंने अचानक महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2022 में फिर उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली और 2024 में फिर अचानक एनडीए में लौट आए। इसी वजह से अक्सर उनके राजनीतिक विरोध में विपक्षी दल उन्हें एक खास नाम पलटू राम से भी नवाजते हैं, लेकिन हर बार की पलटी के बाद सत्ता अंत में उनके पास ही रही। यही वजह है कि बीजेपी भी आज तक नीतीश कुमार के राजनीतिक चालों को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाई। कभी बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए थे, लेकिन वही बीजेपी आज उनके साथ सरकार चला रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक सच्चाई सब जानते हैं, नीतीश कुमार को कम आंकना खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या समृद्धि यात्रा उसी पुरानी राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा है? संभव है नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में चले जाएं, लेकिन बिहार की ज़मीन पर अपना प्रभाव बनाए रखें, जेडीयू को जिंदा रखें, बीजेपी के साथ संतुलन बनाए रखें और साथ ही आरजेडी को इतना कमज़ोर भी ना होने दें कि बिहार की राजनीति एक तरफा हो जाए। यानी बिहार में एक नई सियासी पिच तैयार हो रही है। खिलाड़ी कई हैं, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, नई पीढ़ी के नेता भी, लेकिन इस पूरी कहानी की पटकथा शायद अब भी वही पुराना खिलाड़ी लिख रहा है जिसने 2 दशकों तक बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ा, वो है नीतीश कुमार। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस पिच पर पहली बैटिंग कौन करेगा? बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा, जेडीयू का नया नेतृत्व, या फिर एक बार फिर नीतीश कुमार कोई ऐसी चाल चल देंगे जिसकी कल्पना अभी तक नहीं की गई थी। इस वीडियो में पूरी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे थे द हिंदी टॉप। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।